हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 के इतिहास की जो पुस्तक है उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 4, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर किया जाता है, करते हैं क्वेश्चन आंसर के पेज पे। चलिए ये जोड़ा बनाना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ जोड़े बनाए। मनसब, मनसब क्या था? एक पद था मुगल काल में, तो इसको पद वाले में मैच करेंगे। मंगोल, मंगोल क्या थे? उज्बेक में लगेगा। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ में लगेगा। राठौर राजपूत मारवाड़ में लगेगा। और नूरजहाँ जहांगीर से संबंधित। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपका जोड़ा लग गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान में पहला है दक्कन की पांचों सल्तनत, बराड़, खानदेश, अहमदनगर और क्या होगा? बीजापुर। यहाँ क्या होगा? बीजापुर और गोलकुंडा, गोलकुंडा, यहाँ गोलकुंडा लिखेंगे। बीजापुर और गोलकुंडा था। नंबर 2 चलते हैं। यदि मनसबदार के पद, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो उसके सवार क्या चीज़ को दिखाता था? तो सैन्य उत्तरदायित्व, सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश क्या कि विचार को गढ़ने में मदद की, जिससे वह विभिन्न धर्मों, संस्कृत, जातियों को बने समाज पर राज्य कर सका था। क्या किया था? तो उसकी 16 कुल, 16 कुल इसमें होगा 3 नंबर में। देखिए एक में ये दोनों था बीजापुर और गोलकुंडा, 2 में सैन्य उत्तरदायित्व और 3 में हो जाएगा 16 कुल। तो आई होप कि आपका खाली जगह भी कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 जो था क्वेश्चन है इसको देखते हैं। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? तो ऐसे लिखेंगे, मुगल राज्य के अधीन आने वाले, यहाँ तक लिख लेंगे उस केंद्रीय प्रांत, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसी में, इसको इरेज कर देंगे और क्या लिखेंगे, मतलब कि दूसरा लाइन में इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मुगल राज्य के अधीन आने वाले प्रांत गुजरात तथा मध्य प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश था। हो जाएगा, क्या थे जो लिखेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे पीडीएफ में मैं बनाई हूँ, यहाँ देख लीजिए पीडीएफ में बनाया गया है क्वेश्चन का आंसर। देखिए मिलान करने वाला है, ये खाली जगह है, खाली जगह में देखिए सैन्य उत्तरदायित्व तो गलती हो गया है, यहाँ पे सैन्य होगा, जो ये सैन्य होगा, यहाँ सैन्य, ये 100 नहीं सैन्य होगा उत्तरदायित्व। बाकी सही है, सब भरा हुआ है इसमें भी। 16 कुल, बीजापुर, गोलकुंडा और यहाँ सैन्य उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ लिखा गया है, गुजरात और मध्य प्रदेश थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो मनसबदार जो था, एक शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई भी सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार उसी को कहा जाता था जो पद था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। किसके द्वारा? मनसबदार के द्वारा। पद और वेतन का निर्धारण जात
की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितना अधिक होगा दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। यहाँ पे ढ होगा, अच्छे से लिखिए, बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। आगे है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसादारों को सौंपा जाता था उन्हें के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिक के, जो उनका सैनिक था, सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन हम लोग कहते हैं, करवाते थे। इन कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जो उनका वेतन के लिए जो उनको जो भूमि मिलता था उसको जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्ताओं के समान पर थी। पर मनसबदार जो था मुक्तियों से भिन्न था, अलग था, अपने जागीरों पर नहीं रह रहे थे और ना ही उस पर प्रशासन कर रहे थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर और उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे, वहाँ वो खुद नहीं रहते थे। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? जमींदार की मुख्य भूमिका ये थी कि मध्यस्थ व्यक्ति जो किसान से राजस्व प्राप्त करते थे, मध्यस्थ व्यक्ति थे किसके, सरकार और किसान के बीच का। इसके अलावे वे एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाना में जमा करते थे। यही उनका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं मात्रा छूटा हुआ है यहाँ, चर्चाएं धार्मिक चर्चाओं पर परिचर्चाओं से अकबर को, यहाँ भी मात्रा था, ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस के लिए उत्तरदायी होती है। धार्मिक चर्चाओं के फलस्वरूप अकबर की प्रशासन में सहिष्णुता की नीति को अपनाया। नेक्स्ट है, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें शांति और न्याय पर बल दिया गया था। इसीलिए तो अकबर को द ग्रेट कहते हैं, सबसे महान शासक भी बोलते हैं। मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दे रहे थे? वो 2 वंशज के थे ना, माता की तरफ से और पिता की तरफ से अलग अलग, लेकिन तैमूर के वंशज क्यों? तो देखते हैं इसका आंसर। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक, मंगोल है चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में राज करता था, के उत्तराधिकारी थे वो। लेकिन पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के, अभी जो तुर्की है वहाँ के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई। ये भी क्वेश्चन एक वन लाइनर बन जाएगा। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, जो उनकी माँ के वंशज थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की जो से जुड़ी स्मृति थी, उनकी यादें सैकड़ों व्यक्तियों की नरसंहार से संबंधित थे। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ 2 बार एक ही लाइन हो गया है, ये लाइन एक बार हट जाएगा। दूसरी तरफ मुगल तैमूर का जो वंशज थे, जो तैमूर थे, के वंशज होने पर गर्व अनुभव करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट